देखिए नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कारण तथा परिणाम। देखो पहली बार स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई कब हुई और क्यों हुई, इसका परिचय सबसे पहले देख लीजिए। एक्चुअली हमने आपको बताया रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजारेदारी, जमींदारी, ये सब व्यवस्थाएं जो है किसानों के शोषण का कारण बन गए। ठीक है, किसानों का शोषण हुआ ना, रैयतवाड़ी में रहे मतलब किसानों ने बताया, उसमें किसानों का शोषण हो गया। महालवाड़ी में शोषण हो गया। ठीक है, हर तरह से किसानों का शोषण हुआ, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय थे वो चाहे जितने योग्य हो परंतु उनको उस प्रकार से पद नहीं दिया जाता था। जैसे तुम चाहे इतना पढ़ने में तेज हो लेकिन तुमको नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी दिया भी जाएगा तो तुमको केवल छोटी वाली नौकरी दी जाएगी, तुमको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। बात सुनिए, नहीं प्रतिष्ठा मतलब मान सम्मान नहीं मिलेगा। आदमी मान सम्मान का भूखा होता है ना, समझे कि नहीं, जिसके कारण भारतीयों के मन में आक्रोश आने लगा। वही धीरे धीरे क्या हुआ, विद्रोह का कारण बनता चला गया। उसे मैं आपको बताऊंगा राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण, प्रशासनिक कारण तथा तात्कालिक कारण। ये कारण बताएंगे किस प्रकार से। सबसे पहले राजनीतिक कारण क्या हुआ। राजनीतिक कारण मैंने आपको बताया था कि जो लॉर्ड वेलेस्ली थे उनकी सहायक संधि थी और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी। वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति के तहत मैंने आपको बताया कि उसका एक नियम था कि जो भी राजा रजवाड़े हैं उनको अपने क्षेत्र में सैनिक रखना पड़ता था, अंग्रेजों को सैनिक रखना पड़ता था। तो धीरे धीरे उससे संधि हो जाती थी जिसको सहायक संधि कहते थे और उस राज्य को लोग ले लेते थे। हड़प नीति के तहत मैंने आपको बताया था कि जिस राजा रजवाड़े के पास कोई पुत्र नहीं है वो किसी पुत्र को गोद नहीं ले सकता था, याद है नहीं है, और इस तरीके से उनके क्षेत्र को वो ले लेते थे। बात समझे, यही सब चीजें हैं आपको बता रही एक तरफ से। देखिए यहाँ पर वैसे अंग्रेजों के अनेक गलत नीतियों के कारण भारतीयों के अंदर असंतोष पैदा हुआ, जिसमें गलत नीतियों मैंने आपको बताया कि जैसे रैयतवाड़ी हो गई, महालवाड़ी हो गई, इजारेदारी व्यवस्था हो गया, अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था हो गया। ये सब क्या है, ये सब गलत नीतियां हैं जिससे भारतीयों के शोषण का जरिया बना है। जब भारतीयों के शोषण का जरिया बना तो ऐसे में क्या होगा, विद्रोह की भावना अंदर आएगी किसानों के अंदर। दूसरी बात यह है 1813 का चार्टर मैंने आपको पढ़ाया है। 1813 के चार्टर में ईसाई मिशनरी आई थी। ईसाई मिशनरी का मतलब ये है जैसे हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख ये सब धर्म है ना, वैसे ईसाई भी धर्म है, यहूदी भी धर्म है। ठीक है, ईसाई ये सब जो अंग्रेज थे ईसाई थे, उनके साथ ईसाई मिशनरी आई। मिशनरी का मतलब आए ईसाई धर्म का प्रसार करने। उन्होंने बताया कि जो भारतीय ईसाई बन जाएगा उसको मैं ये सुविधा दूंगा, उनको रुपया पैसा दूंगा और उनको पैतृक संपत्ति दूंगा। तो जो भारतीय थे जिसको ये बात समझ में आई वो ईसाई धर्म स्वीकार करने लगे। बात समझ गई, ईसाई धर्म स्वीकार के लिए तुमको संपत्ति मिल गई, लेकिन ये हिंदुओं का अपमान था। बात समझे, इसमें हिंदुओं का अपमान था, इसलिए उन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये सब गलत नीतियां थी उनकी। कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब ये है खेत आपका है, आप अपने मन मुताबिक खेती नहीं कर सकते। आपको खेती करने के लिए अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा हुजूर क्या बोए, तो हुजूर बताएंगे कि नील बो, नील। तुम लोग कहोगे नील खाएंगे पिएंगे, बताओ नील पिएगा कोई नहीं। कहेंगे चाहे कुछ भी करो तुमको नील बोना है तो बोना है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये काटन वो सूती वस्त्र जिससे बनता है उसकी खेती करवाने लगे जबरदस्ती। मेरे दादाजी को पीटे थे सब, यही कारण था। नील की खेती करवा रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। बात समझे नहीं, नील छिड़वाते, हमारा खेत है उसमें नील छिड़वाते थे सब, जबरदस्ती आते थे और फिर काट के उठा ले आते थे। फिर इसके बाद भारतीयों से उसमें काम करवाते थे, फिर वही नील भेजते थे अपने यहाँ। इस तरीके से कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। अब बताओ
तुम कपड़ा खाओगे? नहीं सर, कपड़ा नहीं खाएगा। मैं तो नहीं खाता, आप लोग पता नहीं। नील जो है, नील पिएगा कोई? नहीं पिएगा ना? देखो मैं तो नहीं पीता हूँ। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है। तो इस तरीके से कृषि का क्या हुआ, वाणिज्यीकरण किया गया। यही वाणिज्यीकरण है। अब खाद्यान्न पैदा नहीं होगा, गेहूं चावल पैदा नहीं होगा, खाओगे क्या? जिसके कारण क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। अकाल पड़ेगा तो ये होगा जिसको पाओ उसी को मारो, लूटो पीटो कूटो खाओ पियो मस्त रहो। ठीक है, तो यही खाद्यान्न की कमी आ गई। बात समझे कि नहीं? खाद्यान्न कमी ना, गेहूं चावल ये सब, क्योंकि वाणिज्यीकरण कर दिया गया ना, कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया गया। सूती वस्त्र काटन बोआ दिए, नील खेती करवा दिए, ये सब अच्छी प्रथाएं नहीं थी। हमको खाने लिए क्या चाहिए? खाने लिए रसा चाहिए ना, गेहूं चावल चाहिए ना, मक्का चाहिए। ठीक है, आप लोग यहाँ कोदो होता है सर, ये सब चाहिए। अब बताओ इसमें नील बोआ दिया, यही वाणिज्यीकरण है। अब देखो जिससे आकार, देखो आकार की बर्बरता बढ़ने लगी। ध्यान समझो, 1857 का विद्रोह यहीं से आरंभ हो गया। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी में जो सिपाही थे विद्रोह कर दिए। इससे पहले एक क्षेत्र है बैरकपुर। बैरकपुर एक व्यक्ति था, उसका नाम था मंगल पांडे। ठीक है, पहले एक कारतूस आता था जिसको दांत नहीं खींचना पड़ता था, लेकिन बाद में कारतूस आया, पहले उसको दांत से खींचेंगे, फिर बंदूक भरेंगे, फिर गोली चलाएंगे। ऐसे गोली चलती थी। वो जो दांत से खींचने वाला जो कारतूस बनाया गया था, उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी थी। ऐसा र्यूमर उठा उस समय, और बाद में जब उसका परीक्षण किया गया सही भी था। तो अब बताओ, हिंदू है तो गाय की चर्बी नहीं खींचेगा, मुस्लिम है तो सुअर की चर्बी नहीं खींचेगा, और दोनों चर्बी उसमें मिलाई गई है। तो हिंदुओं को लगा और मुस्लिमों को लगा कि हमारा धर्म नष्ट करने के लिए ऐसा इन्होंने किया है। तो उन लोगों ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। एक व्यक्ति था वहां पर, उसमें मंगल पांडे, उसने क्या किया, अपने जो उसके जो सेनाधिकारी थे, उच्च अधिकारी, उन्हीं को गोली मार दिया। गोली मार करके वैसे विद्रोह शुरू कर दिया। बात समझी नहीं? 29 मार्च को गोली मारे थे, और एनसीईआरटी शब्दों में कहे तो उसी दिन उनको फांसी चढ़ा दिया गया था मंगल पांडे को। ये बात पहुंची मेरठ में, तो मेरठ के लोगों को लगा 10 मई 29 मार्च के बाद एक महीना बाद, ठीक है, अप्रैल पूरा बीत गया, और 10 मई को क्या हुआ, मेरठ में बात पहुंची कि वहां पर मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया है। इसलिए 10 मई 1857 को यहाँ पर मेरठ में क्या हुआ, विद्रोह शुरू हो गया। भारतीय सिपाहियों ने क्या किया, बैरक को तोड़ दिया, और जो भारतीय बंद थे उनको छुड़ा लिया, और फिर इसके बाद चल दिए दिल्ली। ये देखो, इसको मिटा के बताना पड़ेगा। यहाँ देखो इस प्रकार से यहाँ पर है, ये देखो यहाँ दिल्ली है, यहीं पर मेरठ है, यहीं से छुड़ा दिया, फिर चल दिए दिल्ली तरफ, और दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में एक व्यक्ति था, उसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर उनका नाम था। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने क्या किया था, बहादुर शाह जफर के अंग्रेजों ने कहा कि अब से तुम बादशाह नहीं हो, तुम खाली राजा हो। तो बहादुर शाह जफर को भी बुरा लगा ये बात। तो जब मेरठ वाले पहुंचे वहां पर, कहे कि ऐसा है, आप हमारा नेतृत्व करिए और हम लोग विद्रोह करेंगे। दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया। जब दिल्ली में विद्रोह शुरू हो गया तो वहां पर एक व्यक्ति था, उसका नाम था हडसन। ठीक है, सार्जेंट और हडसन। मोबाइल पर चालू करो। हडसन ने क्या किया, जो बहादुर शाह जफर के जो सपुत्र थे, 2 लड़के थे, उन लोगों को बंदी बना लिया। इसके बाद पूरे पब्लिक के सामने 2 लड़कों को गोली मार दी, खड़ा खड़ा के ऐसे। क्यों सबके सामने मारे थे जानते हो? क्योंकि लोग अंदर दहशत पैदा करना चाहते थे। अगर तुम लोग भी ऐसा करोगे, तुम लोगों को भी ऐसे ही गोली मारेंगे चौराहे पर। दोनों लड़कों को गोली मार दिए, और बहादुर शाह जफर को बंदी बना करके भेज दिए रंगून। वहीं पर 1862 उनकी मृत्यु हो गई। बात समझे नहीं? इस तरह से देखो यहाँ पर विद्रोह पूरा कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली आदि स्थानों पर विद्रोह फैल गया। अब विद्रोह के कारण देखो क्या हुआ, क्या कैसे डर जाएंगे। जैसे ये मान लो मिर्जापुर पूरा क्षेत्र है, पूरा पब्लिक जुटी है और सब लोग विद्रोह कर रहे हैं, उसमें से जो ज्यादा विद्रोह कर रहा है उसी को पकड़ करके सबके सामने गोली मार देंगे, तो ऑटोमेटिक सब लोग डर जाएंगे। बात समझ नहीं? इसीलिए
जो हडसन के सपुत्र थे उनको गोली मार दिया गया। और हडसन सपुत्र है, ये बहादुर शाह जफर के सपुत्र, हडसन ने गोली मारा था। बात समझी नहीं? हडसन ने क्या किया, फिर इनको ये जाके छुप गए थे, वहां हुमायूं का मकबरा है, उसी मकबरे में जाके छुप गए थे। कौन? बहादुर शाह जफर। फिर उनको खोजते खोजते वहां पहुंचे, खोज के निकाल लिए। फिर इसके बाद बंदी बना के भेज दे रंगून, वहां न पानी मिला न दाना मिला, घूमते टहलते मर गए। वहां पर कुछ नहीं था, जिसको काले पानी की सजा कहते हैं, घूमते घूमते आदमी मर जाता है। वैसे तो तड़प तड़प के मरता है, गोली मार के मार दो बल्कि वो सही है, लेकिन तड़प तड़प के मरता है बेचारा, बिना पानी की बोतल दाना का। ठीक है, अब देखो 1857 के विद्रोह का कारण, मैंने राजनीतिक कारण बताया आपको। ठीक है, राजनीतिक कारण में क्या क्या था? देखिए, वेलेस्ली की सहायक संधि मैंने आपको बता ही दिया, डलहौजी की हड़प नीति। ये सहायक संधि समझ में आया? वेलेस्ली की सहायक संधि क्या थी? देखो, वेलेस्ली की सहायक संधि के तहत मैंने आपको बताया कि जो वेलेस्ली थे, ये मान लीजिए वेलेस्ली है, ये अंग्रेजी राज्य है, ये अंग्रेजी राज्य है जिसमें वेलेस्ली है, और यहाँ पर कोई भारतीय राजा है। इनके सैनिक यहाँ पर रखने पड़ते थे। ठीक है, अब ये सैनिक जहाँ पर रहेंगे, धीरे धीरे ये भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी को सहायक संधि कहते हैं। ये जो डलहौजी की हड़प नीति थी, डलहौजी ने क्या किया, उसने एक नियम बनाया, एक घोषणा किया कि जिस व्यक्ति के पास, जिस राजा रजवाड़े के पास कोई पुत्र नहीं है, वो किसी के पुत्र को गोद नहीं ले सकता है, और जब तक वो जीवित है वहां का राजा रहेगा, इसके बाद वो क्षेत्र खत्म हो जाएगा, अंग्रेजों का हो जाएगा। इसी को हड़प नीति कहते हैं। ठीक है, अच्छी नीति थी, बहुत गलत नीति थी। इस समय होता तो उसको सब दौड़ा दौड़ा मारते। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? सबसे पहले देखो, सबसे पहले सतारा को ले लिया गया 1848 में, फिर इसके बाद जयपुर संभलपुर को ले लिया गया। इन लोग पास लड़के नहीं थे, यहाँ के जो राजा थे सतारा के, लड़के नहीं थे, इनके क्षेत्र को ले लिया गया। जयपुर संभलपुर के क्षेत्र को ले लिया गया 1849 को। देखो 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, ये सब सारे राज्य को हड़प लिए, सब डलहौजी ने हड़प लिया पूरा। फिर इसके बाद बघाट 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में, क्योंकि झांसी वाले रानी के पास में कोई पुत्र नहीं था। ठीक है, नागपुर को 1854 में, करौली को 1855 में, लास्ट में बचा अवध, जो हमारा क्षेत्र है, अवध के क्षेत्र को ले लिया गया 1856 में। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र हड़प लिया गया। 1835 में बहादुर शाह जफर का नाम सिक्के से हटा दिया गया था। देखो, पहले तो सिक्का जारी होता था, मुगल बादशाह के नाम से जारी होता था, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, एक नियम बनाया कि अब से बहादुर शाह जफर का नाम उसमें नहीं रहेगा, अंग्रेजों के नाम रहेगा। तो महारानी के नाम से सिक्का जारी कर दिया गया और बहादुर शाह जफर को सिक्के से हटा दिया गया। तो ये बहुत अपमानजनक बात थी भारतीयों के लिए। डलहौजी ने क्या किया, नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया। नाना साहब कौन थे? जो पेशवा बाजीराव था, उसका लड़का था नाना साहब, और नाना साहब को पेंशन दिया। आपको याद है, मैंने बताया था, उनको कानपुर भेज दिया गया था, कानपुर के बिठूर भेज दिया गया था, वहीं पर उनको पेंशन दिया जाता था, 8 लाख रुपए पेंशन दिया गया था। अब वो सब सारे पेंशन बंद कर दिए गए, जिससे नाना साहब को बुरा लगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या हुआ, क्रांति की स्थिति पैदा होने लगी। देखिए, ब्रिटिश न्याय प्रणाली जो है भारतीयों के लिए, ब्रिटिश न्याय प्रणाली भारतीयों के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया थी, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, बहुत खर्चीली थी, बड़ा पैसा लगता था। किसी मुकदमा लड़ना हो इतना पैसा लगता था, भारतीय लड़ ही नहीं सकते थे। तो देखो, भारतीय ने अनदेखी की थी। देखिए, यह प्रणाली भारतीयों के लिए बड़ी खर्चीली थी और बड़ी पेचीदी थी, बहुत लंबी प्रक्रिया थी, जिससे भारतीय कोई भी मुकदमा लड़ नहीं पाते थे, अंततः उनकी हार होती थी और भारतीयों का पूर्ण रूप से शोषण होता था इसमें। अब देखिए, भारतीय ऊंचे पद प्राप्त नहीं कर सकते थे, मैंने आपको बता ही दिया था। कोई भारतीय चाहे जितना योग्य हो, उसको उच्च पद नहीं दिया जाता था। वास्तविक नहीं, जैसे उस समय अगर मैं होता, मैं मास्टर नहीं होता, मैं चपरासी होता, चाहे जितना भी पढ़े लिखे हो, लेकिन तुमको उच्च पद नहीं दिया जाएगा। वास्तविक नहीं, बहुत लोग कर दिया जाएगा, जैसे दाई खाना बना रहे, उसी में लगा दिया जाएगा, जाओ खाना बना। ठीक है, हाँ, ऐसे ही काम दिया जाता था, और बाकी कोई पद नहीं देता भारतीयों को। भारतीयों को कुत्ते बराबर समझते थे, समझे नहीं। आर्थिक कारण क्या था वो समझो। आर्थिक कारण मैंने आपको बताया कि जो कृषि व्यवस्था थी, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्थाएं भारतीय किसानों के शोषण का कारण बन गया। देखो, ब्रिटिश औपनिवेशिक शक्ति
भारतीय उपनिवेश की अर्थव्यवस्था को अपनी अर्थव्यवस्था का पूरक बना रही थी, जिससे भारतीय हस्तशिल्प प्रभावित हुआ, कुटीर उद्योग तहस नहस हो गया। एक्चुअली देखो हुआ क्या, बात समझो यहाँ पर। देखो जैसे ये पूरी दुनिया है और यहाँ पर ये इक्वेटर है और यहाँ पर इंडिया है, 10 डिग्री एक्सिस पर, ठीक है, इंडिया है। और यहाँ पर है ब्रिटेन। यहाँ से कोई माल अगर इंडिया में आता था, ध्यान से समझो, बातें ना करो, यहाँ से कोई माल इंडिया में आता था तो यहाँ पर टैक्स बहुत कम था, ठीक है, कम टैक्स। और यहाँ से कोई माल यहाँ जाता था तो यहाँ पर बहुत हाई टैक्स था, बहुत ज्यादा टैक्स, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो जब यहाँ, जैसे यहाँ कोई एक पेन है, मान लीजिए एक कोई कपड़ा बन गया, एक शर्ट मान लो, एक शर्ट है, इसकी कीमत 10 रुपए है मान लीजिए, उस समय हिसाब से 10 रुपए रहा होगा। अब यहाँ जब ये माल पहुंचेगा, मान लो इस पर जो है 10% टैक्स लगा दिया गया है, 10%, या चलो 20% मान लेते हैं, 10 गुणे 20/100, 100 कट गया, 100 तो 2 रुपए आ गया ना, तो 10 रुपए शर्ट बना था, 2 रुपए और जुड़ जाएगा, 10 + 2 बराबर ये शर्ट 12 रुपए हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से कोई शर्ट इंडिया में आ रहा है तो यहाँ पर टैक्स मान लीजिए बहुत कम है, बहुत कम, मतलब मान लीजिए 0.2%, 0.1% कर दीजिए, 0.1%, इतना टैक्स है। तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे वही वस्तु यहाँ 10 रुपए बनी है, मान लीजिए 10 गुणे 0.1/100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, और यहाँ देखो 1 रुपए आ जाएगा, ठीक है। यहाँ एक का, यहाँ 10/1 है, इसको भाग देंगे ऊपर, तो यहाँ पर 1 आएगा, तो 10 में 1 और जुड़ जाएगा, नहीं 10% एक ही साफ कर देते हैं, देखो 10, तो ये खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 रुपए आ जाएगा, 10 बराबर 11 रुपए हो गया ना, 10 + 1 बराबर 11 रुपए, तो इनकी वस्तु 11 रुपए हो जाएगी, हमारी वस्तु 12 रुपए हो जाएगी, 11 रुपए वाली कोई लेगा, 12 रुपए वाली 11 रुपए वाली लेगा ना। इसलिए भारतीय जो कपड़े थे वो बहुत महंगे हो गए और कोई ले नहीं पाता था, जिससे हमारा हस्तशिल्प बहुत प्रभावित हुआ। जब कोई खरीदेगा नहीं तो बनेगा ही नहीं, जब बनेगा ही नहीं तो हमको रोजगार कैसे मिलेगा, जब रोजगार नहीं मिलेगा लोग खाने के लिए तरसने लगेंगे। बात समझे नहीं, इस तरीके से पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर मशीन लगा हुआ है, यहाँ पर मशीन से कपड़े बनते हैं, मशीन से बना हुआ कपड़ा ज्यादा अच्छा होता है और कम समय बन जाता है, बात समझे नहीं, कम लागत में बन जाता है। यहाँ पर ज्यादा लागत लगेगा, यहाँ पर कम लागत लगेगा। इस तरह से हमारे कपड़े महंगे होंगे और मार्केट में नहीं चल पाएंगे, मार्केट पिट जाएंगे, बात समझे नहीं। एक ही जींस है, जैसे एक 100 रुपए की है और एक 20 रुपए की है, मतलब कौन लेगा 20 रुपए वाला, तो ये वाला ऑटोमेटिक पिट जाएगा ना। और जो कुटीर उद्योग थे, जो हाथ कर जो चरखे से बना जाते थे सब कपड़े या अन्य चीजें, वो हमारे मार्केट में नहीं चल पाते थे, जिसके कारण हमारी वस्तुएं मार्केट में पिट गई। इस तरह से आर्थिक रूप से हमको बहुत नुकसान हुआ। बात समझ आया कि नहीं। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इजारेदारी, अस्थायी बंदोबस्त, जमींदारी, ये सब ऐसी प्रथाएं थी जिससे किसानों का शोषण हुआ। आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक कारण देखो, सामाजिक और धार्मिक कारण क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण में क्या है, एक्चुअली भारत में एक धर्म के लोग थे नहीं, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब सारे धर्म थे, तो उसमें अनेकता था। अंग्रेज भारत की अशिक्षा, सामाजिक अनेकता तथा व्याप्त कुरीतियों के साथ आर्थिक पिछड़ेपन और भारत पर शासनाधिकार स्थापित होने से भारतीयों को तुच्छ समझते थे। एक्चुअली देखो भारत में क्या है, लोग मजाक उड़ाते थे, अरे इतना बड़ा बड़ा राक्षस, 7 फीट का राक्षस, 100 फीट का राक्षस, ये सब मजाक उड़ाते थे। बात समझ नहीं, 10 मूड़ी, 10 हाथ, ऐसा मजाक उड़ाते थे, कहते थे ये सब अशिक्षा है। बात समझ नहीं, उसको अशिक्षा मानते थे। और बहुत सारी कुरीतियां थी, कुरीतियों में देखो जैसे एक प्रथा था दास प्रथा, कुछ काम अच्छे भी किए हैं अंग्रेज। एक प्रथा था विधवा पुनर्विवाह, पहले विधवा एक बार किसी अगर लड़की है उसका पति मर गया तो कभी जिंदगी में शादी नहीं कर सकती थी। दूसरी बात ये थी, एक प्रथा बहुत खराब थी जिसको जानते हो, सती प्रथा कहते हैं, सती प्रथा। सती प्रथा
दास प्रथा, तीसरा हो गया आपका विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह। अच्छा बताओ, किसी पत्नी का अगर पति मर गया तो पत्नी का क्या दोष है उसमें? लेकिन उस पत्नी को जिंदा जलाया जाता था उसके साथ। कितना खराब प्रथा है जी। उसको जिंदा जलाते थे, उसको बांस होता था, बड़े बड़े बांस लेकर के मारते थे, उसे बैठा करके मारते थे सब, और उसको जिंदा जलाया जाता था, जबरदस्ती जलाया जाता था। दूसरी बात है दास प्रथा। दास प्रथा में जैसे वस्तु खरीदा जाता है ना, वैसे आदमी खरीदा जाता था, मार्केट लगता था, उनको ले जाकर के अपने खेत में काम करवाते थे, अपने काम करवाते थे। जब तक जिंदा रहता था वो काम करता था, इसका उसके पुत्र काम करते थे, कभी वो मुक्त नहीं हो सकते थे। ये तो और खराब प्रथा है। सबसे खराब ये था, उससे ये भी बहुत खराब प्रथा है। विधवा पुनर्विवाह की जैसे पहले क्या था, बाल विवाह था। छोटे से उम्र में बच्चों को शादी कर दी जाती थी, छोटे छोटे रहते थे, उनको पता नहीं रहता था कि हमारी शादी हो रही है, समझे। अच्छा बाल विवाह भी एक ले लो, बाल विवाह। बाल विवाह ये सब ऐसी प्रथाएं हैं जो कि बहुत गड़बड़ है। अब बताओ, जैसे छोटी बच्ची है, मान लो इसकी शादी हो गई, और कुछ दिन के बाद जिस लड़के से लड़का मर गया, किसी रोग से या किसी अन्य कारण से मर गया, और बेचारे को पता ही नहीं कि हमारी शादी हुई है, और पूरा जीवन भर उसको कुंवारा रहना पड़ता था, मतलब विधवा बनकर रहना पड़ता था, समझे। अंग्रेजों ने क्या किया, 1856 में एक नीति लाया कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए। सही नीति थी ना। इसको अंग्रेजों ने खत्म किया, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया, इसको अंग्रेजों ने खत्म किया। मतलब विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, ये था। विधवा पुनर्विवाह नहीं था, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, कहा कि होना चाहिए। ठीक है। अरे लड़की क्या दोष है जी, वो मर गया तो मर गया, दारू पी मर गया, बात समझे नहीं, या किसी अन्य कारण से मर गया, एक्सीडेंट में मर गया, या किसी रोग से मर गया, तो उस लड़की क्या क्या दोष है, उसका शादी होना चाहिए। इसलिए इसको नेटिव मैरिज एक्ट 1856 कहा जाता है। बात समझ नहीं। 1856 का विधवा पुनर्विवाह नियम आया, जिसमें उनको फिर से विवाह करने का अधिकार मिल गया। बाल विवाह का मतलब ये था कि बच्चा पैदा होता था ना, तो सूप जाते, सूप, हाँ, उसमें बेचारे लेटा के शादी कर देते थे। इतना छोटा रहता तब, कन्या एकदम छोटी रहती थी तभी शादी कर देते थे, समझे। तो उस पर अंग्रेजों ने रोक लगाया, ये सब नहीं होना चाहिए। तब भारतीयों को लगा कि ये हमारे धर्म पर ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं, ये हिंदुओं के धर्म में है, समझे। किसी विधवा, अगर कोई विधवा हो गई, उसको जीवन भर शादी नहीं करना है, लड़के चाहे जितना आवारापन करे, समझे। सती प्रथा में कोई लड़की मर गई तो उसके साथ उसके पति को भी मरना पड़ता था, पत्नी को भी जिंदा जलना पड़ता था। ये सब प्रथाएं अंग्रेजों ने खत्म किया। तो ये सामाजिक कुरीतियां थी, बात में नहीं। उसको लोग क्या समझे, अपना धार्मिक नीति बना करके विद्रोह कर दिए। ये सब बातें अच्छी थी। अब देखिए 1850 में कानून पास किया गया कि जो ईसाई हो जाएगा उसे पैतृक संपत्ति का भागीदार बनाया जाएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। जिससे अंग्रेजों ने उसको क्या किया, अपना अपमान समझा। अब देखो 1813 के चार्टर में ईसाई मिशनरी में धर्मांतरण किया गया, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। 1813 में चार्टर आया था, जिसमें भारतीय जो हिंदू और मुस्लिम थे उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया, बहुत सारे लोगों को परिवर्तित किया गया। जानते हो क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कोई बहुत गरीब है और कोई बेचारी विधवा है, और अन्य कारण से जो दरिद्र है, मतलब जो खाने पीने जिसको नहीं आट रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उनको क्या कहा गया, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है, तुम्हारे गरीबी के कारण तुम्हारा धर्म है, तो अपना धर्म परिवर्तित करो, तुम्हारी गरीबी मैं दूर करूंगा। तो लोगों ने धर्मांतरण करवा लिया। लोग जब धर्म परिवर्तित हो गया तो उनको तमाम प्रकार की सुविधाएं दिया जाने लगा। जब सुविधाएं मिल गया तो गरीब कैसे रहेंगे, बात समझे नहीं है। सुविधा में जैसे उनको पढ़ने के लिए मौका दे दिया गया, उनके बच्चों को पढ़ाया गया, उनको रुपया पैसा दिया गया, खाने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई, बात समझे। अभी भी किया जाता है। ईसाई मिशनरी जिसको होली लुइया कहते हैं, बात समझे। होली लुइया जानते हो, अभी चल रहा है, गाजी में बड़ा तगड़ा चलता है। देखिए 1856 विधवा पुनर्विवाह, ये तो बता ही दिए, ठीक है। अब देखिए सैन्य कारण क्या था, उन बच्चों को खिलाइए, उनको छोड़ दें। सैन्य कारण देखिए क्या है। सैन्य कारण में जो पहला कारण था,
सेना में अंग्रेज तथा भारतीयों का अनुपात, अंग्रेज सबसे ज्यादा थे, भारतीय बहुत कम थे। जैसे 50 थे अंग्रेज हो गए तो 10 थे भारतीय होंगे, ठीक है। इस तरीके से अनुपात था। नस्ली भेदभाव था, भारतीय चाहे जितना पढ़ा लिखा हो, चाहे जितना योग्य हो जाए, लेकिन भारतीयों को काला माना जाता था और उनको अच्छे पद नहीं दिए जाते थे। बस में नहीं, ये सोच रहे आप तो गोरे हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, चाहे जितना गोरा हो जाओ, लेकिन तुम अंग्रेजों के सामने काले ही रहोगे। वो बहुत गोरे है जी, कितना गोरा है सब। हाँ एकदम गोरे है, इसलिए अन्य को एकदम काला मानते थे, उनको अयोग्य समझा जाता था। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा किसी भी समय किसी भी स्थान पर समुद्र पार सैनिकों को जाना पड़ता था और अंग्रेजों के आदेश का पालन करना पड़ता था। इससे भारतीयों को क्या समस्या हुई, जैसे मान लो ये पूरा समुद्र है, ठीक है, यहाँ से इंडिया से अन्य देश में जाना है, अफ्रीका जाना है या वहाँ अमेरिका जाना है, तो भारतीयों को लगता था कि जब हम समुद्र पार जाएंगे तो वहां के लोग गाय भैंस ऊंट ये सब खाते हैं, जिससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। बात समझे नहीं, खाते अभी भी खाते हैं, सब मलेशिया वगैरह सब जाते थे, इसलिए उन्होंने विरोध किया कि समुद्र पार नहीं जाना है। आज सब लोग जाते हैं, सब लोग सोचते हैं विदेश जाने का मौका मिले, चाहे हाथी घोड़े का जरूर खाएंगे, लेकिन खाएंगे, समझे। अन्य है 1854 का डाकघर अधिनियम। इसमें क्या हुआ कि जो भारतीय सैनिक थे उनको स्टैंप लगाना पड़ता था, जबरदस्ती स्टैंप लगवाते थे, जिसमें अब सैनिकों के पात्र स्टैंप लगाना अनिवार्य हो गया। यह सैनिकों के विशेषाधिकार के नियम के विरुद्ध था, उनको स्टैंप लगाना अनिवार्य कर दिया गया। अगला देखो प्रशासनिक कार्य क्या है, अरे मुहर लगता था, डाक का मुहर आता है, उसको लगाना पड़ता था, ठीक है। अगला है प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण देखो क्या है, प्रशासनिक कारण में मैंने आपको बताया कि भारतीय कितना भी योग्य हो जाए परंतु उसके साथ भेदभाव किया जाता था। देखो अंग्रेजों ने भेदभावपूर्ण नीति अपनाया, डलहौजी ने तंजौर तथा कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली, बहादुर शाह जफर को लाल किला खाली करने के लिए कहा गया, लॉर्ड कैनिंग ने नियम बनाया कि मुगल बादशाह अब सिर्फ राजा कहलाएंगे, मैंने आपको बता दिया था ना, केवल राजा कहलाएंगे, अब बादशाह नहीं कहलाएंगे। 18वीं सदी के उत्तरार्ध से ही अकालों की बारंबारता ब्रिटिश की पोल खोल दी। एक्चुअली लगातार अकाल जो पड़ रहा था उसका पीछे, अच्छा बताओ अकाल क्यों पड़ता था? ऐसा नहीं है कि हमेशा बारिश कम होता था, बारिश कम होने के कारण भी अकाल पड़ता था, परंतु अंग्रेजों की गलत नीतियों के कारण अकाल पड़ता था। कारण यह है कि सब पूरा ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर धान चावल गेहूं ये सब पैदा होता है ना, ये अरहर, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, कृषि को वाणिज्यीकरण करवा करके उसमें नील की खेती करवा देंगे, सूती वस्त्र जिससे बनता है उसकी खेती करवा देंगे, पटसन बुआ देंगे, पटसन मतलब पेटुआ जाते हो उसको बुआ देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था जो है वो विनष्ट हो जाएगी और गरीबी का कारण बनेगा। अब देखो तात्कालिक कारण क्या था वो समझो, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यही से बात शुरू होती है। अब यहीं से 1857 की क्रांति की बात आएगी। तात्कालिक कारण यही था कि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक जिसका नाम था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस के स्थान पर एक बंदूक लाया गया, उसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल। देखो यहाँ पर बता रहे हैं, पहले था ब्राउन बेस, ब्राउन बेस, ठीक है, इसके स्थान पर लाया गया न्यू इनफील्ड राइफल, ठीक है, न्यू इनफील्ड राइफल लाया गया। अब इसके तहत क्या हुआ, इसमें जो कारतूस लगते थे उसको दांत से खींचना पड़ता था, समझे कि नहीं? पहले उसको दांत से खींचते थे, फिर बंदूक, फिर उसको धरते थे बंदूक में, फिर गोली चलाते थे। तो अफवाह फैला कि इस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी मिलाया गया है, जिससे लोगों के अंदर असंतोष पैदा हुआ और लोगों ने विद्रोह कर दिया। एक व्यक्ति था, मैंने बताया बैरकपुर में, उसका नाम था मंगल पांडे। यहाँ देखो सब बात है, देखो ऊपरी भाग को दांतों से खोलना पड़ता था जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी। अब देखो जिससे 1857 की क्रांति का देखो रास्ता अख्तियार हो गया। 29 मार्च 1857 को कारतूस के प्रयोग से, देखो अब उसमें क्या हुआ, विरोध शुरू हो गया। एक था 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक मंगल पांडे ने विरोध कर दिया। उसने लेफ्टिनेंट बाग
और एक व्यक्ति था, उसका नाम था सार्जेंट। इसको दिखाता हूँ, इसको आपको लिखना पड़ेगा अभी। देखिए, एक व्यक्ति था, उसका नाम था लेफ्टिनेंट बाग और दूसरा था सार्जेंट। एक्चुअली देखो हुआ क्या, मंगल पांडे से कहा गया कि गोली चलाओ, तो उसको पहले से पता था इसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, उसने खींचने से मना कर दिया। लोग जबरदस्ती कर रहे थे, तो पहले इन्हीं लोगों को गोली मार दिया मंगल पांडे। फिर यहीं से शुरू हो गया विद्रोह। 29 मार्च को गोली मारा था, उसी दिन उसको फांसी दे दिया गया। एक्चुअली देखो कई किताब में लिखा रहता है उसको 8 अप्रैल को फांसी दिया गया था, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया है कि 29 मार्च को इसको फांसी दे दी गई मंगल पांडे की, और वहीं से विद्रोह शुरू हो गया। ये बात मेरठ पहुंच गई, मेरठ के लोगों को लगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। 10 मई में मेरठ में विद्रोह हो गया। देखो यहाँ पर सारी चीज आपको मिलेगी, ठीक है। कारतूस का प्रयोग, हत्या कर दी। देखो सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। देखो किसी किसी किताब में 8 अप्रैल मैंने आपको बताया, और एनसीईआरटी में 29 मार्च है, तो 29 मार्च ही सही मानिएगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के दौरान बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर एक व्यक्ति था, उसका नाम था हैरसे, वही उस समय कमांडिंग कर रहा था, वो बच गया, उसको नहीं मारे। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इस तरह दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, फैजाबाद, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, ठीक है। बरेली जानते हो ना, बरेली जानते हैं? बरेली झुमका बड़ा फेमस है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, हाँ वही बरेली। राजस्थान, असम, उड़ीसा इत्यादि जगह विद्रोह होना शुरू हो गया। इस तरह से विद्रोह अपने चरम पर पहुंच गया और स्थिति खराब हो गई, और धीरे धीरे 1857 की क्रांति हो गई। अब 1857 की क्रांति में आगे क्या होगा उसको मैं अभी बताऊंगा, तब तक आप इसको देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।